तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द कंपास सर्वेइंग, कंपास और ट्रैवर्स का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, डिस्कस। In the today's class, we are going to discuss all the important major topics of leveling and tachyometry. तो कंसेप्ट्स पार्ट भी डिस्कस किए जाएंगे और साथ साथ उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन का फ्रेम किया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? डिस्कशन स्टार्ट किया जाए बेटा। तो आई होप बेसिक चीजें सभी को पता है। लाइक लेवलिंग का मेन पर्पस क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। अभी तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात की थी, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्टिकल डिस्टेंस, हाउ कैन वी कैन मेजर। ठीक है, अब वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, वो इनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर रेफरेंस। अगर ये रेफरेंस है और दिस इज द पॉइंट ए, आई वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस, इसी को मैं बोल रहा हूं, इट इज नोन एज द वर्टिकल डिस्टेंस। लेवलिंग के केस में जो डिफरेंस होता था इसको हम लोग बोलते थे डेटम या फिर बेंचमार्क। क्या बोलते हैं? डेटम या फिर बेंचमार्क। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट रेफर करेंगे हम लोग जिसका वर्टिकल डिस्टेंस हमें रेफरेंस से पता होगा। ठीक है, बेंचमार्क यहां पे सही नहीं रहेगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। डेटम या रेफरेंस के लिए जो हम लोग लेते हैं दैट इज मीन सी लेवल, एमएसएल। अब एमएसएल आप कैसे डिफाइन करते थे? तो आप बोलते थे सर लो टाइड्स और हाई टाइड्स का जो डेटा होता है सी का, बेस्ड ऑन द 19 ईयर्स डेटा, 19 साल के डेटा को बेसिस पे एक सी का लेवल आपने डिफाइन किया था जिसको हम लोग बोलते थे मीन सी लेवल। अब किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो वी विल मेजर बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से को रेफरेंस कंसीडर करते हुए ही हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे लेवल। लेवल भी दो टर्म होते थे, एक होता था रिड्यूस लेवल और एक होता था एब्सोल्यूट लेवल। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट ए के मैं लेवल की बात करूं तो इसके लिए दो टर्म है, एक होता आरएल और एक होता एएल। आरएल स्टैंड्स फॉर रिड्यूस लेवल एंड एएल स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट लेवल। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर अर्थ, और अगर कोई भी पॉइंट ए है जिसका मैं अगर वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन करता हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं अर्थ के सेंटर को रेफरेंस लेते हुए किसी पॉइंट की वर्टिकल पोजीशन को डिफाइन करता हूं, उस जो पॉइंट आप डिफाइन कर रहे हैं, जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं, वी विल यूज द टर्म दैट इज एब्सोल्यूट लेवल। उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लेवल। अब ऑब्वियसली हर पॉइंट के वर्टिकल डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यस और नो। तो इन चीजों को आसान करने के लिए आपने क्या बोला कि सर मीन सी लेवल को हम लोग रेफरेंस ले लेते। अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस मैं मीन सी लेवल से डिफाइन करता हूं तो इसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं आरएल, रिड्यूस लेवल। क्लियर हो गया? तो एएल और आरएल में क्या डिफरेंस है? एयर और आरएल में डिफरेंस है आपके डिफरेंस पॉइंट का। सेंटर ऑफ अर्थ से अगर आप मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे एब्सोल्यूट लेवल, अगर आप मीन सी लेवल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, फॉर दैट वी विल यूज द टर्म दैट इज रिड्यूस लेवल। क्लियर है? तो लेवलिंग वर्क परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो उनमें से दो मेन इंस्ट्रूमेंट है। एक आपका होता था इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग बोलते थे लेवल, डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, वाई लेवल हो गया, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा चाहिए हमें लेवलिंग स्टाफ, लेवल इंस्ट्रूमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग द ऑटो लेवल, और एक अपने पास होता है लेवलिंग स्टाफ। इनकी हेल्प से फील्ड मेजरमेंट परफॉर्म करने होते थे हमें। अब अगर मैं आपसे बात करूं क्या फील्ड मेजरमेंट परफॉर्म करने होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सर वी आर गोइंग टू टेक द स्टाफ रीडिंग। इनकी हेल्प से जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं उस मेजरमेंट में फाइनली मेजर क्या कर रहे हैं? तो वी आर टेकिंग द स्टाफ रीडिंग्स एट डिफरेंट लोकेशंस, एट डिफरेंट लोकेशन। जो पॉइंट्स आपके जिनका आरएल आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहां पर हम लोग स्टाफ रीडिंग देते थे। ये हमारा फील्ड वर्क होता था। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें गिवन पॉइंट का रिड्यूस लेवल बताना है। तो क्या हम फील्ड में इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी भी पॉइंट के डायरेक्टली रिड्यूस लेवल पे कमेंट कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? क्या लेवल और लेवलिंग स्टाफ की हेल्प से किसी भी पॉइंट का आरएल आप बता सकते हैं?
बताओ, पढ़ रखा आपने? यस और नो? लेवल और लेवलिंग स्टाफ की हेल्प से या स्टाफ रीडिंग लेने के बाद क्या डायरेक्टली हम उसके आरएल को फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। करेंगे, कैसे करेंगे? बट यस, फॉर दैट वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय सर्टेन मेथड्स। इन स्टाफ रीडिंग की हेल्प से हम आरएल निकालेंगे, बट उसके लिए हमें लेवलिंग के कुछ मेथड्स पता होने चाहिए। तो किसी भी पॉइंट का आरएल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जिसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पहला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या फिर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है राइज और फॉल मेथड। दोनों ही मेथड से, किसी भी एक मेथड से, डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबिलिटी, कब किस कंडीशन में, किस साइड कंडीशन में, सिचुएशन पे कौन सा मेथड आपको लगता है, उसके बेसिस पे आप यहाँ से आरएल निकाल सकते हैं। सर इन दोनों मेथड का थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, तो वो भी रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट द एचआई मेथड। दिखाने के लिए मैंने कोई भी यहाँ पर एक ग्राउंड ले लिया। द ग्राउंड सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, और जनरली ये मेथड जो होता है ये सुटेबल होता है जहां पर ग्राउंड या तो कंटिन्यूअसली अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। ऐसे में इजी होता है, क्यों? क्योंकि बहुत बार आपको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो जहां पर भी ग्राउंड कंटिन्यूअसली स्लोपिंग है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, उन दोनों ही केस में ये मेथड हमारे लिए सुटेबल होगा। इसको और अगर आसान कर दें, तो अगर ऐसी कोई भी साइट है जहां पर एक ही पॉइंट से बहुत ज्यादा पॉइंट आप कवर कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा पॉइंट्स की स्टाफ रीडिंग ले सकते हैं, इन दैट केस दिस मेथड इज सुटेबल एज कंपेयर टू द राइज और फॉल मेथड। अब देखो होता क्या है, अभी मैंने बोला कि लेवलिंग के लिए एक पॉइंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसकी पोजीशन मुझे पता हो। अब देखो रेफरेंस में दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेफरेंस। ये हमने एज्यूम किया, दिख तो रहा नहीं होगा, ये केवल इस डायग्राम में आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ये एक एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन है और यहाँ पे कोई एक रेफरेंस मैंने कंसीडर कर लिया है। जिस भी पॉइंट का आरएल मुझे रेफरेंस से पता है, ऐसे पॉइंट को मैं बोलता हूं बेंचमार्क। डेफिनेशन ही बेंचमार्क की क्या होती है? बेंचमार्क इज हैविंग द पॉइंट इज हैविंग द नोन आरएल। जिसका भी आरएल आपको पता है, ऐसे पॉइंट को आप बेंचमार्क बोल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। लेट्स से यहां पर कुछ पॉइंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 पॉइंट हैं जो आपसे बोले गए हैं कि इनका आरएल आपको फाइंड आउट करना है। ये मेन प्रॉब्लम है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टली तो हम आरएल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, फील्ड में जाके कुछ मेजरमेंट्स परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टाफ रीडिंग्स लेंगे, और बेस्ड ऑन दो स्टाफ रीडिंग वी कैन वर्कआउट दीज आरएल ऑफ दीज पॉइंट्स। इनको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, क्या करें? तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिया आपने एक लेवल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑटो लेवल लिया, उसको किसी एक ऐसी जगह पे लगाया जहां पर लगा सकते थे। वी हैव प्लेस्ड द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग द टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपको पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लगाने के पहले, मेजरमेंट लेने के पहले, मेजरमेंट परफॉर्म करने के पहले जो एडजस्टमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। व्हेनेवर वी विल शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट, व्हेनेवर वी विल चेंज द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वहां पर हम लोग टेम्परेरी एडजस्टमेंट जरूर परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, ये भी पता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक टेलीस्कोप होने वाला है, तो इस टेलीस्कोप से कुछ ना कुछ हमें दिख रहा होगा, तो इस तरीके की एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ कोलिमिनेशन लाइन। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोलिमिनेशन लाइन। ठीक है सर, टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बबल रहता है इंस्ट्रूमेंट में सेटअप रहेगा, तो लेवलिंग परफॉर्म करके विद द हेल्प ऑफ द फुट स्क्रू हम उसको टेम्परेरी एडजस्टमेंट जब परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो यस, द लाइन ऑफ साइट विल बी समथिंग लाइक दिस, और जो लाइन ऑफ साइट परफेक्ट हॉरिजॉन्टल होती है उसी को बोल देते हैं लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। अब क्या करेंगे, वी विल टेक द स्टाफ, और स्टाफ की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन अलग अलग पॉइंट्स पे जाके स्टाफ्स को प्लेस करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप स्टाफ को प्लेस करेंगे देन यू विल गेट सर्टेन रीडिंग्स। यस और नो? पूरे लेवलिंग में ध्यान रखना है, पहली रीडिंग जो लेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो फर्स्ट रीडिंग होगी, दैट वी विल टेक ऑन द बेंचमार्क। वो रीडिंग हम नोन पॉइंट पे, नोन एलिवेशन वाले पॉइंट पे लेंगे, जिसको हम लोग बोलना है बेंचमार्क। तो इस तरीके से कुछ स्टाफ रीडिंग मिल रही, लेट्स से स्टाफ रीडिंग मिल रही H1, दिस इज H2, H3, H4, H5। तो ये 5 स्टाफ रीडिंग मिल गई। अब इन 5 स्टाफ रीडिंग की हेल्प से मुझे क्या परफॉर्म करना है, आई नीड टू डिफाइन द आरएल ऑफ दिस पॉइंट। अगर मैं आरएल की बात करूं तो आरएल कैसे यहां पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? तो यस, दिस इज लेट्स से कैपिटल H1, दिस इज द आरएल ऑफ द पॉइंट 1, दिस इज योर कैपिटल H2। रेफरेंस मीन सी लेवल से जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को तो आप बोल रहे हैं, उसी को तो आप बोल रहे थे आरएल। तो ये H1, H2, H3, H4, कैपिटल H1, H2, H3, H4 चाहिए था, और यहां पर लिख भी देता हूं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। कैपिटल जो है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिड्यूस लेवल, और स्मॉल h से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है,
स्मॉल एच से आई हैव रिप्रेजेंटेड द स्टाफ रीडिंग्स। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, सेम नहीं है। कैपिटल एच और स्मॉल एच में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो भाई। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो कोलिमिनेशन लाइन है, क्या आप मुझे इसका आरएल बता सकते हैं? व्हाट इज द आरएल ऑफ कोलिमिनेशन लाइन? और ये जो कोलिमिनेशन लाइन है, इसका अगर मैं आरएल निकाल लूं तो क्या मैं उसी को हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। अब ये एचआई कैसे निकाला जाए, तो आप बोल सकते हो आरएल जो होगा इसका, सर मुझे बेंचमार्क का आरएल पता है, अब इसमें क्या ऐड कर दूं, इस पॉइंट पे जो स्टाफ रीडिंग मिली है दैट इज स्मॉल h1, तो अब मुझे इस लाइन का आरएल पता चल गया, यस और नो? ऐसा करने से मुझे हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता चल गया है, और अगर ये पता चल गया है तो अब गेम बहुत आसान हो चुका है। क्या आसान हो चुका है? इफ यू नो द एलिवेशन ऑफ दिस लाइन, अगर आपको इस लाइन का एलिवेशन पता है, तो मैं पूछूं व्हाट इज द आरएल ऑफ द पॉइंट 1, तो बताइए सर यहां से देख के पॉइंट 1 का आरएल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये एच आई, इसमें से अगर हम माइनस कर दें ये वाली स्टाफ रीडिंग H2, तो मुझे मिल जाएगा आरएल ऑफ पॉइंट 1, यस और नो? Similarly, what will be the RL of the point 2? So you will say, sir, again it is going to be HI, height of the instrument, minus this is staff reading. Point 1 के लिए मैंने क्या लिया था? Point 1, ये H2 यहाँ पे कर दो, ठीक है? So this is going to be H3. Similarly, point 3 का RL क्या होगा? That will be equal to HI minus H4. Point 4 का RL क्या होगा? HI minus H5. क्या यही RL होंगे? जल्दी से एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। क्या इस तरीके से आरएल को वर्कआउट किया जा सकता है? तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने एचआई को फाइंड आउट किया, और एचआई और स्टाफ रीडिंग की हेल्प से वी हैव वर्कड आउट द आरएल ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। कहानी क्लियर है? कोई किसी को समस्या हो तो बता दो। सर ये एक एग्जाम्पल था, कुछ रीडिंग्स मैंने ली हैं जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ज्यादा रीडिंग्स होंगी, बहुत ज्यादा लोकेशंस होंगी, तो ऑब्वियसली इस तरीके से रीडिंग को मैनुअली मैनेज कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और अगर कोई भी एरर हो गई तो फिर उसको भी से भी प्रॉब्लम होगी। यस, तो इसको सिस्टमेटिक वे में करने के लिए आप इसका एक टेबलेट फॉर्म देखते थे, तो क्या फॉर्मेट होता था फील्ड बुक का? तो आप बोलते थे सर सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेशन, एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं, देन देयर विल बी द बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, यहां पर HI निकाल लेंगे, यहां पर हो जाएगा RL, और यहां पर हो जाएगा रिमार्क। तो कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट है जिसमें हम फील्ड में मेजरमेंट्स के दौरान अपनी रीडिंग को क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, टू अवॉइड एनी सिचुएशन, कंफ्यूजन ना हो किसी भी कंडीशन में। जैसे इसी को मैं फिल कर देता हूं, तो ये फील्ड बुक आप मेंटेन करेंगे, तो यहां पर जो भी मैंने मेजरमेंट्स आपको दिखाए लास्ट स्लाइड में, अब उनको क्या मैं यहां पर फिल कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। कैसे? तो सबसे पहला स्टेशन तो P स्टेशन था, इसका आरएल पता था? हाँ पता था, क्योंकि ये बेंचमार्क था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टेशन 1 2 3 4 यहां पर स्टाफ रीडिंग्स ली थी, देखो 1 2 3 4 पे स्टाफ रीडिंग्स ली हैं। अब यहां पर कुछ चीजें आपको और समझ रहे हैं। सर ये स्टाफ रीडिंग को आपने 3 तरीके से डिफाइन कर दिया, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? पहली रीडिंग जो आपने बेंचमार्क में ली है वो हमेशा बैक साइड रीडिंग होगी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक जगह जब आपने प्लेस किया है, उससे लास्ट सर्वे रीडिंग जो ली गई है, अगेन लिसन केयरफुली, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन से जो लास्ट रीडिंग ली जाएगी दैट विल बी ऑलवेज नोन एज द फोर्थ साइड। इसके अलावा जितनी भी रीडिंग्स हैं उनको हम लोग रिफर करेंगे एज द इंटरमीडिएट साइड। तो इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो यस दिस इज गोइंग टू बी द बैक साइड, ये अपनी बैक साइड होगी, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ साइड रीडिंग, और इसके अलावा ये जितनी भी रीडिंग आपको दिख रही है रिमेनिंग रीडिंग, ऑल दीज विल रिफर एज द इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। इसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट को किसी नई लोकेशन पर रखता हूं, अगेन वी विल गेट द बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, और मे बी डेफिनेटली डिपेंड करेगा अगर इंटरमीडिएट लोकेशंस हैं, और फाइनली वी विल गेट द फोर्थ साइड रीडिंग। तो इसको जरा प्लेस करके देखो, तो वही चीज मैं यहाँ पर प्लेस करके आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर बैक साइड रीडिंग मिली थी H1, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट मिला था H2, H3, H4, और लास्ट रीडिंग क्या थी? H5। बाकी जगह और कोई रीडिंग नहीं मिली थी बस। और इसके बाद फिर HI फाइंड आउट करेंगे। HI कैसे फाइंड आउट किया था आपने, अभी मैंने बताया, बेंचमार्क का RL प्लस H1। अब यहां पर सभी पॉइंट्स के RL को वर्कआउट किया जा सकता है, जैसा मैंने ऑलरेडी करके आपको दिखा रखा है। अब इसका अपने पास एक होता है अर्थमेटिक चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए।
गेट एग्जाम में यहां से 1 से 2 नंबर के बहुत कॉमनली फ्रिक्वेंटली सवाल देखने को मिलते हैं, इसीलिए कंसेप्ट में यहां पर कवर भी कर रहा हूं। अर्थमेटिक चेक क्या बोलता है कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द बैक साइड रीडिंग माइनस अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर साइड रीडिंग, इट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ये फर्स्ट आरएल लगा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट आरएल। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बैक साइड और फोर्थ साइड के डिफरेंस के बराबर होगा। तो वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड, इस मेथड से जो भी आरएल वगैरह आपने फाइंड आउट किए हैं, लास्ट में यू कैन ऑल्सो वेरीफाई बाई अप्लाइंग दिस अर्थमेटिकल चेक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे सवाल आते हैं, एक बार कंफर्म करिए क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू द एचआई मेथड। दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू द एचआई मेथड। क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म कर दो यार। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। दूसरा मेथड देख लेते हैं सर। दूसरा मेथड होता है, ये सब तो मैंने लिख भी दिया, देखो ये सब कहानी लिखी हुई है एचआई मेथड तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ये देखो चेक भी लिखा हुआ है, नोट्स आपको रेफर यहाँ से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी आपके बने होंगे, लेट्स गो थ्रू आप सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करना चाह रहे हैं, नहीं बने तो बना देंगे। दूसरा मेथड होता है राइज और फॉल मेथड। इसका भी गेम समझ लो। जब हमारे ग्राउंड में अंडुलेशन है, अब ग्राउंड तो कैसा भी हो सकता है ना भाई, तब हमारे लिए मेथड सुटेबल रहेगा। कहानी वही सेम है, ग्राउंड पे जाएंगे, एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जिसके बारे में तुम्हें पता होगा, और वो होगा तुम्हारा बेंचमार्क। क्यों भाई? तो ये पी पॉइंट हो गया। लेट्स से कुछ आपको स्टेशन दे दिए गए, 1, लेट्स से 2, यहाँ ले लो 3, 4, और बोला गया है इनका आरएल आपको बताना है। ठीक है, आरएल निकालेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे वो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें फील्ड में जाके स्टाफ रीडिंग सीखनी पड़ेगी। इन सभी स्टेशन पे गए, कहीं मौका देख के इंस्ट्रूमेंट को ठीक ठाक जगह पे रखा, ये रखा। इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर प्लेस करने के बाद पहली रीडिंग लेंगे बेंचमार्क में। तो बेंचमार्क में स्टाफ को प्लेस किया इस तरीके से, और यहाँ पर एक प्यारी सी रीडिंग ले ली जिसको मैंने बोल दिया H1। ठीक है, अब मान लो यहाँ से इस तरीके से लाइन ऑफ साइट है। अब इंस्ट्रूमेंट को फिर से प्लेस करते हैं स्टाफ को 1 पे, तो यहाँ एक रीडिंग मिल जाएगी H2, यहाँ पे एक रीडिंग देख लेते हैं H3, यहाँ पर एक रीडिंग देख लेते हैं H4, और फाइनली एक यहाँ पर रीडिंग देख लेते हैं H5। लेट्स से इन दिस वे वी हैव टेकन सर्टेन रीडिंग्स। ले लेंगे भाई। तो सर क्या यहाँ पर एचआई मेथड की हेल्प से हम लोग आरएल निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो, अभी तो बताया एचआई मेथड। सर मुझे दूसरा मेथड भी जानना है कि राइज एंड फॉल मेथड कैसे लगाते हैं। राइज और फॉल मेथड देखो बताते हैं, ध्यान से देखो। कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक ऑब्जर्वेशन है, अगर समझ जाएंगे तो आगे भी बहुत आपको ईजी हो जाएगा। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम में, जिनके लिए ये डिस्कशन जो है वो वैलिड रहेगा, इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट सुनो फिर आंसर देना। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि मेरे सर्वे के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया, ड्यूरिंग अवर सर्वे वर्क वी आर ऑब्जर्विंग दैट, लेट्स से देयर आर 2 और 3 पॉइंट्स ए बी सी, कंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। तो स्टाफ रीडिंग आपने ए पे लिया है, देन यू आर गोइंग टू टेक द स्टाफ रीडिंग एट बी। 2 पॉइंट ले लेते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं करता हूं। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। सर्वे वर्क कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट रखा है। ए पॉइंट पे लेट्स से स्टाफ रीडिंग मिल रही है 2 मीटर। ए पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग मिल रही है 2 मीटर, ठीक। और बी पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग हो जा रही है 1.2 मीटर। ए पॉइंट पे यू आर गेटिंग द रीडिंग दैट इज 2 मीटर, बी पॉइंट पे जो स्टाफ रीडिंग आपको मिल रही दैट इज 1.2 मीटर। इन दोनों रीडिंग्स को कंपेयर करके क्या कुछ आइडिया लग रहा है ग्राउंड की पोजीशन क्या होगी? बाय कंपेयरिंग दीज 2 रीडिंग्स आर यू गेटिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राउंड प्रोफाइल? रीडिंग में फिर से बता देता हूं। ए पॉइंट है जिसमें आपको स्टाफ रीडिंग मिली है 2 मीटर की, बी पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट जो है वहां पर स्टाफ रीडिंग मिली है आपको 1.2 मीटर। इसके बेसिस पे क्या कमेंट कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है मेरे लाल। इसके बेसिस पे आप ये कमेंट कर सकते हैं कि पॉइंट ए के कंपैरिजन में पॉइंट बी हायर एलिवेशन पे, तभी तो स्टाफ रीडिंग कम हो, क्योंकि दोनों स्टाफ रीडिंग आपने इंस्ट्रूमेंट की एक ही पोजीशन से लिया है। फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी हैव टेकन बोथ द रीडिंग्स
और अगर हमारी नेक्स्ट रीडिंग प्रीवियस रीडिंग के कंपैरिजन में डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ग्राउंड प्रोफाइल इज इंक्रीजिंग। क्या ये कमेंट कर सकते हैं? चलो अगर ये समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, बाकी मैं यहां से दिखा भी देता हूं। तो पी पॉइंट पे जो आपकी रीडिंग मिली, लेट्स से H1 है, ऑब्वियसली H2 रीडिंग क्या है, कम हो गई। H2 रीडिंग कम हो गई, इसका मतलब पी के कंपैरिजन में 0.1 हायर एलिवेशन पे, यही तो मतलब हुआ। जब इन दो रीडिंग्स को कंपेयर किया, जब इन दो कलर 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 ये दो रीडिंग्स को कंपेयर किया, H1 और H2 को कंपेयर किया, तो क्या कुछ पता चल रहा है आपको? अरे बोलो हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। इसको और सिस्टमेटिक अगर मैं कर दूं, H1 माइनस H2, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, राइज आ रहा है। अब अगला गेम देखो, जब आप इन दो रीडिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, किसको किसको, H2 और H3 को, क्या देखने को मिल रहा है, इनका डिफरेंस निकालो। H2 माइनस H3, क्या ये निगेटिव आएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये रिप्रेजेंट करेगा फॉल को? देखो तो एक ही डायग्राम में राइज भी दिख रहा है आपको, फॉल भी दिख रहा है, और इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट रीडिंग्स को कंपेयर करके राइज और फॉल निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टाफ रीडिंग्स। बोलो हाँ। क्या बोलोगे? हाँ। अरे ये अलग नाराज है। बोलो भाई, इन दिस वे कैन वी फाइंड आउट द स्टाफ रीडिंग्स लाइक दिस? क्या इस तरीके से रीडिंग्स को निकाला जा सकता है, यस और नो? तो भैया इसका भी फॉर्मेट है। अब देखो यार, सर मुझे तो निकालना है RL ऑफ 0.1, ये तो बताइए। लो भाई, RL ऑफ बेंचमार्क पता है, प्लस माइनस राइज और फॉल। देखो इसमें राइज हो रहा है, इन दोनों की हेल्प से पता चल गया कितना राइज हो रहा है, ऐड कर दो तो यू विल गेट द RL ऑफ 0.1। अब इसी को अगर सर टेबुलेटेड फॉर्म में करना हो तो क्या गेम है? तो फिर से वही कहानी है, स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, यहां पर राइज, फॉल, RL और रिमार्क। ये लो, इन दिस वे दिस विल बी द फॉर्मेट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट राइज एंड फॉल का, कंप्लीट हो जाएगा। करके दिखा दें? चलो फिल करते हैं, खेलते हैं। पहला पॉइंट है पी, फिर 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट थे इस बार, 4 ही थे। बहुत ही बेहतरीन बात है, उड़ाओ उसको। ठीक है, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। तो पी पॉइंट हमारा क्या था? रिमार्क डालो सर, ये तो बेंचमार्क था, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बैक साइड रीडिंग मिलेगी और वो रीडिंग हो जाएगी H1। ये हो गई H1, नो इंटरमीडिएट नो फोर साइड। 1 पे रीडिंग कैसी मिल रही थी सर? 1 पे रीडिंग मिल रही थी H2 इंटरमीडिएट साइड, H2 इंटरमीडिएट साइड, H3, H4 फोर साइड, H5। देखो सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है सर। ये प्रोसेस कॉमन है आपका दोनों मेथड के लिए। फिर यहां पर आपने निकाला था राइज एंड, अब इन दोनों के बेसिस पे, बेस्ड ऑन दीज टू रीडिंग्स वी कैन फाइंड आउट द राइज और फॉल। अगर H1 माइनस H2 पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आएगा H1 माइनस H2 तो ये राइज होगा, निगेटिव आएगा तो फॉल पे लिख देंगे। क्लियर है? सिमिलरली फिर अगली दो रीडिंग को कंपेयर करेंगे, फिर अगली दो रीडिंग को कंपेयर करेंगे, और फिर अगली दो रीडिंग को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करके इसका राइज और फॉल पता चलेगा आपको, इसका तो नहीं पता चल पाएगा। यहाँ एक रीडिंग से तो कुछ नहीं पता चलेगा ना भाई। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? और एक बार अगर ये काम तुमने कर लिया तो खेला हो चुका है खत्म। तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, तो नोन पॉइंट है, मान लो 100 था, तो 100 माइनस राइज प्लस राइज कर देंगे तो नेक्स्ट एलिवेशन आ जाएगा। एक RL की हेल्प से बस राइज और फॉल को आपको समझते हुए नेक्स्ट पॉइंट का RL निकाल लेना है। डेटा होगा तो आराम से आप इसको कर पाएंगे। कंसेप्चुअल पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया। सर क्या इसका भी कोई अर्थमेटिकल चेक है? हाँ बिल्कुल है। algebraic summation of back side minus algebraic summation of four side, it should be equal to last RL minus first RL. It should be equal to algebraic summation of all the rise minus algebraic summation of all the fall.
तो ये अर्थमेटिकल चेक आप अप्लाई कर सकते हैं और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड वो सही है या गलत है। क्लियर हो गया सभी को? तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दीज टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन और फॉर फाइंडिंग द आरएल ऑफ एनी पॉइंट। यहां से सवाल देखने को मिलते हैं। हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। सब कहानी लिख दी है, मन की तसल्ली के लिए रेफर कर लेना, ऑलरेडी सब बता दिया है। आगे आओ। ये पता नहीं क्यों इतना पसंद है गेट को, और बढ़िया है, प्यार से इसको बोलते हैं इन्वर्टेड स्टाफ। कहानी पूरी लिखी हुई है, इससे ज़्यादा आसान होगा कहानी को यहाँ पे एक बार समझ लिया जाए। छापने की प्रक्रिया यहाँ से पूरी कर लीजिएगा। कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। स्टाफ अभी हम लोगों ने प्लेस किया, प्रीवियस जितना भी डिस्कशन हुआ। तो अगर मैं रेफरेंस से देखूं, ग्राउंड से देखूं, अगर ग्राउंड को ही रेफरेंस ले रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन जाने पे स्टाफ में रीडिंग इंक्रीज हो रही थी। अरे यार सिंपल सी बात, अगर ये ग्राउंड है, हम ऐसे खड़े हैं, तो आप बोलोगे सर आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े है कि नहीं? ऐसे समझ लो, तुम समझना तुम्हें ऐसा ही है? अब हम ऐसे खड़े हो जाएं तो क्या होगा? तो क्या बोल सकते सर आप इन्वर्टेड पोजीशन पे हैं? यस और नो? अबे सर की बल से तो नहीं खड़े हो पाएंगे, हाथ का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा है? अगर ये नॉर्मल, इसको मैं रिफर कर रहा हूं, ये सर नॉर्मल पोजीशन है, तो भैया इसको तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? इसको तो इन्वर्टेड पोजीशन बोलना पड़ेगा ना। यस और नो? सेम गोज विद द स्टाफ। तो जनरली तो हमारी कोशिश ये है कि हम स्टाफ को नॉर्मल पोजीशन में प्लेस करें, बट कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं या हो सकती हैं कि हमें स्टाफ को इन्वर्टेड पोजीशन में भी प्लेस करना पड़ सकता है। सर कुछ एग्जांपल बताइए, कब, कहां, कैसे? आइए। तो जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हैं, बैठे तो होगे डब्बे में ही, किसी न किसी कमरे में। मान लो यहाँ बैठे तुम, ये तुम्हारी स्टडी टेबल है, साइड व्यू तुम्हारा दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से बैठे हुए। कला मेरी बहुत अच्छी है नहीं, भावनाओं को समझना, कला में समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मान लो तुम्हारी चेयर वेयर है, इस तरीके से बैठे हो तुम। बैठे हो? जल्दी बोलो हाँ बैठे हैं। अबे आओ, ये अलग खेल खेल रहा मेरे साथ। तो ये मान लो तुम टेबल वेबल लगा के बढ़िया सा राजा बाबू बन के कलाकारी ही कर लेते हैं आज। मन ही नहीं है पढ़ाने का मास्टर का। चलो कुछ ऐसे तुम लैपटॉप लेके मान लो, और ये हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तुम यहाँ सही से देख रहे हो टकर टकर। हम्म, ऐसे ही कुछ सिचुएशन होगी। कहाँ चले गए? अच्छा हो यहीं, ठीक। हो सकता है होगा ही, यहाँ पे कमरे में फैन भी लगा होगा, कमरे में एक फैन भी लटक रहा होगा, मान लो इस तरीके से होगा। चलो है, चला रहे हो नहीं चला रहे हो वो तो मौसम पे डिपेंड करता है, मान लो लगा हुआ है। सर इसको कमरे का फ्लोर बोल सकते हैं? ये सर रूम का फ्लोर हो गया, ठीक है सर, अच्छी बात है। सर इसको सीलिंग बोलते हैं? सर ये सीलिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते तुम्हारा अचानक से मन किया कि सर मान लीजिए फ्लोर पे कोई एक पॉइंट है पी, इसका आरएल आपको पता है जिसको आप बोल लो बेंचमार्क, इसका आरएल आपको पता है जिसको आप बोल लो बेंचमार्क। आपने बोला सर मैं जानना चाहता हूं कि सीलिंग का आरएल क्या है, सीलिंग का आरएल क्या है, ठीक है। ये जानने के लिए आपने क्या करा, आपने एक यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाया, और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद जो पॉइंट था पता था तो सबसे पहले तो उस पर एक रीडिंग ले ली। मान लो ये H1 रीडिंग मिल गई। ये जो स्टाफ आपने प्लेस किया, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्टाफ, ऐसे रखते थे ग्राउंड में स्टाफ। अब मुझे सीलिंग में फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट के है जिसका आरएल फाइंड आउट करना है, तो भैया अब यहाँ पे स्टाफ कैसे लगाएं? तो उल्टा ही तो लगाएंगे, 0 1 2 3 ऐसे रीडिंग इंक्रीज कर रही होगी। दिस इज द इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ स्टाफ, यू हैव प्लेस द स्टाफ, और यहां पर रीडिंग मिल गई H2, ठीक है। अगर मुझे बेंचमार्क पता है तो व्हाट विल बी द आरएल ऑफ के? आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 प्लस H2 इज गोइंग टू बी द आरएल ऑफ पॉइंट के। इसका आरएल पता था, ये स्टाफ रीडिंग लगाई यहां पहुंच गए, ये स्टाफ रीडिंग ऐड करी यहां पहुंच गए, यही पूछा गया था। अब गेट वाले हर बार घुमा फिरा के यही पूछते रहते हैं, कभी वो बेंचमार्क ऊपर दे देंगे, बॉटम का आरएल पूछ लेंगे, कभी बेंचमार्क फ्लोर का गिवन होगा, सीलिंग का आरएल पूछ लिया जाएगा, कभी ये दोनों रीडिंग गिवन होगी,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। यही खेलना है तुम्हें। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बेस्ड ऑन दीज स्टाफ रीडिंग्स। तो बहुत ही फ्रिक्वेंट ये 2 मार्क का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, और यस दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। स्टाफ, तो यहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन 2 मार्क के आपके बनते रहते हैं। कंसेप्ट पार्ट ये था, कोई डाउट हो तो बताओ। तो सभी तरीके के वेरिएशंस मैंने आपको बता दिए। कभी आपको एक पॉइंट का आरएल पता होगा, स्टाफ रीडिंग्स पता होंगी, और दूसरे पॉइंट का आरएल पूछा जाएगा। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में इट मे बी पॉसिबल कि वो इस रीडिंग को विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करें। अगर आपको लैंग्वेज दिया गया है तो बोलेंगे कि जो सीलिंग पे रीडिंग ली गई है दैट रीडिंग इज -H2। यहां पर माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस केवल और केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रीडिंग इन्वर्टेड स्टाफ में ली गई है। इसको अगर मैं माइनस को यहां पर कंसीडर कर लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस का केवल रिप्रेजेंटेशन आपको ये बता रहा है कि दिस रीडिंग दैट यू हैव टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ। भाई देखो, वर्टिकल डिस्टेंस से डिस्टेंस कैसे निगेटिव हो जाएगी? ये तो अपनी सहूलियत के लिए हम लोगों ने बता रखा है कि सर अगर ये रेफरेंस लाइन है, इफ दिस इज द रेफरेंस लाइन, तो पॉइंट ए अगर अबव द रेफरेंस है तो पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएगी, और पॉइंट बी अगर बिलो द रेफरेंस है तो उसके लिए निगेटिव साइन यूज कर लेंगे। तो दीज आर द नोटेशंस दैट वी आर फॉलोइंग फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, क्लियर? तो बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है और ये काम भी हो जाएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सवाल यहां से आता है। चलिए सर अगला कुछ बताइए। अगले टॉपिक की बात करें तो अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से भी 2 नंबर के फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता था कि रेसिप्रोकल लेवलिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए हमें कोई भी करेक्शन अप्लाई नहीं करना होता था, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान रेसिप्रोकल लेवलिंग के मेथड में उसकी नीड खत्म हो जाती है, करेक्शन अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा और इस पर प्रकाश डालिए। तो ये मेथड सुटेबल होता था लेवलिंग का जहां पर आपके 2 पॉइंट के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या समझ लीजिए डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे 2 पॉइंट हैं, ये देखो ए और बी, अब यहां पर बीच में खाली है पूरा मामला, तो अब इनमें कहीं पे भी स्टाफ रीडिंग लेना, बीच में इंटरमीडिएट स्टाफ रीडिंग्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, हेयर वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग। 2 स्टेप होते थे सिंपल। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ए के पास प्लेस करेंगे और 2 रीडिंग ले लेंगे। ए और बी पे दोनों रीडिंग ले लेंगे, मान लो इसको बोल दिया HA और इसको बोल दिया HB। अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अब बी पॉइंट पे जाके इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और यहां से 2 रीडिंग ले लेंगे। इसको मैंने बोल दिया HB डैश और इसको मैंने बोल दिया HA डैश। सबसे पहले ए के पास इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया। ए के पास इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करने के बाद ए और बी पे स्टाफ रीडिंग्स ली। सिमिलरली फिर इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने बी के पास प्लेस किया और बी पे प्लेस करने के बाद फिर से 2 स्टाफ रीडिंग्स ली, और इन 4 स्टाफ रीडिंग्स की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना एलिवेशन डिफरेंस है ये निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? बोलो। बेस्ड ऑन दीज 4 स्टाफ रीडिंग्स वी कैन इजिली फाइंड आउट द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। और अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट का आरएल पता है और दूसरे पॉइंट से उसका कितना एलिवेशन डिफरेंस है ये पता है, तो क्या मैं अगले पॉइंट का आरएल निकाल सकता हूं? तो क्या मैं इस तरीके से अगले पॉइंट का आरएल निकाल सकता हूं? और यही कंसेप्ट आप यूज करते थे, यही कंसेप्ट आप यूज करते थे रेसिप्रोकल लेवलिंग में। तो अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से भी सवाल आता रहता है। पॉइंट क्लियर है सभी को? डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवलिंग का, जहां से सवाल देखने को मिलते हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए बेटा, पूरे सर्वेइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेवलिंग है। तो ठीक है सर, और कोई टॉपिक है जहां यहां से सवाल बन सकता है? देखते जरा कुछ होगा। करेक्शंस, कर्वेचर क्या वजह से क्या एरर हो रही है उसके लिए क्या करेक्शन अप्लाई करना है, रिफ्रैक्शन और कंबाइंड करेक्शन। एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन और एरर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, और उसके लिए क्या करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये सारा कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहां से भी सवाल मिलता है। अब ये ध्यान रखना, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते। आपको ये ध्यान रखना है कि बात एरर की हो रही है साहब या बात हो रही है करेक्शन की। जैसे उन्होंने बोला कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव,
ये स्टेटमेंट सही है। कर्वेचर एरर इज ऑलवेज निगेटिव, ये स्टेटमेंट गलत है। कर्वेचर की वजह से एरर पॉजिटिव हो रही है, करेक्शन निगेटिव है। रिफ्रैक्शन की वजह से एरर निगेटिव होती है, करेक्शन पॉजिटिव होता है। और कंबाइंड इफेक्ट अगर ले लें तो फिर कंबाइंड इफेक्ट हमेशा निगेटिव करेक्शन आता है, एरर पॉजिटिव आती है। तो अगर ऐसा कोई थ्योरेटिकल सवाल होता है, बनता है, तो रीड केयरफुली, जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में आपसे बात की गई हो एरर के बारे में और आप आंसर एज्यूम करके बता रहे हो करेक्शन के रेफरेंस में, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यस, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है, ये अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। अभी अभी जो आपने टोटल कंबाइंड करेक्शन की बात की है, उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन फाइंड आउट करते हैं। दो केस बनते हैं। पहला केस आएगा तो 1 नंबर का आएगा, जनरली कुछ नहीं होता था। बोलेगा एक ऑब्जर्वर है, h हाइट पे है और देखना चाह रहा है तो कितनी डिस्टेंस विजिबल होगी। वही कंबाइंड करेक्शन उठाया, सॉल्व किया तो ये आ गया 3.855 अंडर रूट h। सिंपल प्रॉब्लम, बता दो यहां से जो डिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी किलोमीटर में, और h जो पुट करना है वो आपको पुट करना है मीटर में। ये ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर दो ऑब्जर्वर वाला केस है, एक h1 हाइट पे एक h2 हाइट पे है, तो बोलेगा इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो d विल बी इक्वल टू नथिंग बट d1 प्लस d2, और d1 हो जाएगा 3.855 अंडर रूट h1 और ये हो जाएगा 3.855 अंडर रूट h2। तो d हो जाएगा, कॉमन ले लेते 3.855 अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2, अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2। और ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ 2 मार्क प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टॉपिक। क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, यहां तक की बात क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए सर, और कोई टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ऑलरेडी मैं अपनी क्लास में भी आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में ऐसे आप देखोगे तो बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, केसेस लिखे हैं। पूरे लेवलिंग में आपको ध्यान रखना है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में, यूज द डायग्राम अप्रोच, बस और कुछ नहीं करना है। और इसके भी 2 केस हैं जो आपके लिए पता होने चाहिए। जब आप इंस्ट्रूमेंट को एक पोजीशन में प्लेस करते थे और दूसरे में आप इंस्ट्रूमेंट को 2 पोजीशन में प्लेस करते हैं। तो जो भी डिटेल आपको दी गई है, जस्ट बेस्ड ऑन दैट डिटेल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करे भी होंगे प्रैक्टिस, तो आप रिलेट कर पाएंगे इस बात को। आपको उसके बेसिस पे, उस डिटेल के बेसिस पे आपको करेक्ट डायग्राम बनाना है, और जो पैरामीटर्स गिवन हैं वो सारे पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करने हैं, और आसानी से आप अननोन पैरामीटर ढूंढ पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो इसके 2 केसेस मैंने आपको बताए। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से लेवलिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग, पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्योमेट्रिक सर्वे। बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड अगर चीजें पढ़नी हो तो क्या होनी चाहिए वो चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन होता था टेक्योमेट्री में, ये जो इक्वेशन आप यूज करते हैं, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग इस इक्वेशन को इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, डिराइव भी किया हुआ है। यहां पर डी होती थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट, के होता था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी होता था एडिटिव कांस्टेंट, और एस होता था स्टाफ इंटरसेप्ट। एस क्या होता था? एस इज योर स्टाफ इंटरसेप्ट। मतलब टेक्योमेट्री की हेल्प से, बेस्ड ऑन द स्टाफ रीडिंग, अभी तक आप स्टाफ रीडिंग की हेल्प से वर्टिकल डिस्टेंस या आरएल को फाइंड आउट कर रहे थे, वट एवर वी हैव डन। लेकिन जैसे ही टेक्योमीटर हम लोगों ने यूज किया, तो टेक्योमीटर और टेक्योमेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से नाउ वी कैन आल्सो फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट। स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी हम लोग पता लगा सकते हैं, और उसके लिए ही हम लोग टेक्योमेट्री का यूज करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ हिली रीजन, जहां पर ग्राउंड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा अंडुलेशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग इजिली किसी और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट इसमें? के होता था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती थी एफ अपॉन आई, और सी की वैल्यू होती थी एफ प्लस डी। एफ क्या होता था? फोकल लेंथ। आई होता था स्टेडिया इंटरवल।
और डी होता था जो टेक्योमीटर है, आपका टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव एक्सिस और सेंटर जो है उसके बीच की डिस्टेंस। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से भी दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ये फोकल डिस्टेंस एफ इंपॉर्टेंट है, आपको जो पता होनी चाहिए। एफ स्मॉल डी, दिस इज द कैपिटल डी, इसको हम लोगों ने डिराइव भी कर रखा है और यहाँ पे सब इनके रिप्रेजेंटेशन भी हैं। तो इस इक्वेशन पे सवाल बन जाते हैं। अब इसके अलग अलग हम लोग केस भी पढ़ते हैं। अपवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, स्टाफ को हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट प्लेस किया है या परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड प्लेस किया है। फिर से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अलग अलग केसेस के फॉर्मूले याद करें, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। क्या रिकमेंड करूंगा, जो आपको डिटेल दी गई है उस डिटेल के बेसिस पे जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। सारी डिटेल के बेसिस पे डायग्राम बना लीजिए, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कौन सा पैरामीटर अननोन है या जो पूछा गया है, और उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो टेक्योमेट्री में भी आप वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी, ग्राउंड में भी अपवर्ड स्लोप, ग्राउंड में भी हैविंग द डाउनवर्ड स्लोप, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में भी देयर। क्लियर है? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी in this way, in a very organized manner. We have revised all the important concepts of labeling and tachymetry. तो मेथड्स पढ़ लिए हम लोगों ने लेवलिंग आरएल को फाइंड आउट करने के लिए। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इन्वर्टेड स्टाफ, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेसिप्रोकल लेवलिंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन और टेक्योमेट्रिक इक्वेशन और टेक्योमेट्री का यूज। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। बोलो भाई, क्लियर है? हो गया रिवीजन? हो गया रिवीजन, कंप्लीट हो गया? यस। सो नाउ वी आर लेफ्ट, आई रिपीट कर दीजिए। अभी यहां देखो, जो आपका टेक्योमीटर होता है उसके हालात कुछ ऐसे होते हैं, देखो। अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया, एक्सेल स्टेडिया। अपर और लोअर के बीच में इस इंस्ट्रूमेंट में जो डिस्टेंस होती है उसको आई बोलते हैं। इसको बोला जाता है स्टेडिया इंटरसेप्ट। जब आप इस टेलीस्कोप से देखते हैं, जब आप इस टेलीस्कोप से देखते हैं तो स्टाफ में आपको 3 रीडिंग मिलती हैं। एक तो करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेल स्टेडिया, 1 रीडिंग यू विल गेट करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया एंड अपर स्टेडिया। और यहां पर स्टाफ में जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग एस। ठीक, ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। क्लियर हो गया बेटा? और कुछ पूछना है? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एक बार कंफर्म कर देंगे बेटा अगर क्लियर है। अगर डाउट क्लियर है एक बार कंफर्म कर देंगे आपके सर्विंग के। तो अभी सर नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब जितने छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, जैसे कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, गेट में सवाल पूछ लिया जाता है। थ्योरी ऑफ एरर, सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और देन वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द फोटोग्रामेट्री जीपीएस। जीपीएस तो पार्ट नहीं सिलेबस का, फोटोग्रामेट्री जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो अब अपकमिंग 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी बेसिक सर्वेइंग के जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए, मिसलेनियस टॉपिक बोल देते हैं उसको हम लोग, वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अब जैसे कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम में मुझे आपके साथ 2 फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बताना है और सिम्पसन्स 1/3। सिमिलरली कर्व के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो कर्व के 5 पैरामीटर है। टेंजेंट लेंथ क्या होगा, मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, अपेक्स डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगा, ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सर्कुलर कर्व से रिलेटेड कभी कभी पूछ लिया जाता है। थ्योरी ऑफ एरर में क्या बेसिक रूल होते हैं, एडिशन अगर कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेट। तो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो ये टॉपिक हो गए आपके जो बेसिक सर्वेइंग के बचे हुए। और एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडर्न सर्वेइंग वाला पार्ट जो है, एडवांस सर्वेइंग जिसको आप बोल सकते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे फोटोग्रामेट्री, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। मेजर डिस्कशन जो होगा वो रिलेटेड टू द फोटोग्रामेट्री होगा। स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, फ्लाइट प्लानिंग, हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें अगर उन पॉइंट्स के फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो 4-5 टॉपिक हैं, बहुत फ्रिक्वेंट और इंपॉर्टेंट हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो सी
द डिस्कशन अबाउट द रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से रिलेटेड डेटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज द प्लानिंग फॉर योर अपकमिंग सेशन, और आज की क्लास का डिस्कशन यहीं पे करते हैं कंप्लीट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, और साथ साथ सारी चीजों को आप कंसेप्चुअली रिवाइज कर पाए। आफ्टर दिस यू आर इन दिस पोजीशन, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस डिस्कशन से। ठीक है, इस डिस्कशन से आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिस क्लास मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।